तकनीकी शिक्षा मंत्री सम्मानित राजेश धर्मानी जी, हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सम्मानित सतपाल रायजादा जी, जो पिछली बार विधायक बने थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी को हराया था। हमारे जगीर सिंह मेहता जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, कैप्टन मंजीत जी, संजीव मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट सेवा दल, अंजना देवी जो कि प्रधान, अंजना दीवान हमारी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रधान, रवि ठाकुर जी, जीपी पट्टा, सुमन चंदेल जी, जीपी संध्या, सोनिया जी बीडीसी, विनोद एक्स प्रधान कपाड़ा, मीना एक्स प्रधान राजौली पपला, कृष्ण सैन पंचायत कांग्रेस कमेटी, राकेश महाजन, सोमदत्त शर्मा जी, दीनानाथ जी, सुखराम जी, अमरजीत वाइस प्रेसिडेंट, अमरजीत सैन, शशि ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सभी साथीगण, हमारे दूरदराज क्षेत्र से आए सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, गर्मी बड़ी भारी होगी हो, पर मैं 10-15 मिनट से अपनी सारी बात कहनी और आपके पास कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। आपने 40 सीटें जिताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान से शपथ ले रहा था तो मुझे अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ रहे थे कि हम भी एनएसयूआई से निकलकर, युवा कांग्रेस से निकलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति करते करते आज मुख्यमंत्री की पद पर पहुंचे। मेरे परिवार से राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। राजेश धर्मानी जी, छात्र जीवन से हम इकट्ठे आगे बढ़े। धीरे धीरे हम लोग ना राजेश धर्मानी जी के परिवार से किसी का राजनीति का लेना था। यह उस समय आरआईसी इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर होता था, जो आजकल एनआईटी है। ये उसके टेक्निकल विंग के इंचार्ज बने। लोगों की सेवा करने का भाव 17-18 साल की उम्र से हमारे मन में था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में सिर्फ एक सोच थी, आम आदमी की पीड़ा, गरीब का दर्द, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैंने नीतियां बनानी शुरू की। जब आप नीति बनाने की योजना लाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? सबसे पहले देखी जाती है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके खजाने में कितना पैसा है। और जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसके पास अधिकारी जब आते हैं तो पैसे का लेखा जोखा बताते हैं। मेरे पास भी ऐसे ही लेखा जोखा रखने सचिवालय के वो अधिकारी जिनकी नौकरी 60 साल तक होती है, कई सरकारें देखी होती है, कई सरकारों को उन्होंने चलाया होता है, मेरे पास हिमाचल प्रदेश के खजाने का हिसाब रख रहे थे। कह रहे थे हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं है, सरकार चलाने में दिक्कत आएगी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको पैसा भी बहुत कम मिलेगा। मैंने कहा जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है
और केंद्र में भी इनकी सरकार है थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों खजाने का ऐसा बुरा हाल हुआ कि हमारे पास एक हफ्ते का भी खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना होगा और मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया। 1 महीना तक मैंने सारे नियम बदल दिए, कानून बदल दिए और किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के खजाने में धन आए उस प्रकार की नीतियों की तरफ सोचना शुरू किया। प्रभाव देखिए, हमारी स्पष्टवादिता थी। जो जो मैं आदेश देता गया उसको अमली जामा पहनाते गए। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और पैसा हमारे खजाने में 1 महीने के अंदर आने लगा। हमसे कहा गया कि अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को पे तक नहीं मिलेगी। मैंने कहा पे भी मिलेगी अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेवा भाव होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 3 या 4 दिन में हो जाता था। हमने 1 महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया। क्यों किया? क्योंकि मैं नियम, कानून और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरा ध्यान देना चाहता था। 1 महीने में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सबसे पहले हमारा दायित्व बनता था कि प्रदेश के जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगारी सहन कर रहे हैं, जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। तभी मुझे एक सूचना मिलती है कि हमीरपुर का जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, वहां के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। जो रोजगार के अवसर उसके माध्यम से निकलते थे, जिन भी पोस्टों के इंटरव्यू होते थे, उनके पेपर लीक कर दिए जाते थे, बेच दिए जाते थे और कभी कभी तो नीलाम कर दिए जाते थे। हमने जाल बिछाया और फरवरी में मुझे सूचना मिली कि पेपर जो होने जा रहा है उसके पेपर बेच दिए गए हैं। मैंने तुरंत प्रभाव से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया। संविधान के अनुसार उसको भंग करने के लिए विधानसभा में बिल लाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मेरी आंखों के साथ उन युवाओं को धोखा हो रहा जो पढ़ लिख कर एक सरकारी रोजगार चाहते हैं। मैं एक आम परिवार से निकला हूं, मैं जानता हूं घर में सरकारी रोजगार की कितनी महत्वता होती है। और देखिए, ना नुकर होने के बाद मैंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग हो गया। मैंने पूछा भारतीय जनता पार्टी के समय कुल कितने 5 साल में रोजगार के अवसर पैदा हुए? जवाब था 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले। 20,000। और जो रोजगार के अवसर मिले जिसमें JOIT था, उसमें भी 2020 में पेपर हुए थे, रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे क्योंकि कोई हाई कोर्ट में फंस गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। जयराम सरकार गंभीर नहीं थी। हमेशा विधानसभा में हम जब सवाल पूछते थे कहते कोर्ट में फंसा हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कोर्ट के सभी मामलों को सुलझा लिया जाए और मुझे खुशी इसकी बात की है 5 साल पहले जो एग्जाम हुए थे उनके सबके मामले सुलझाकर उनको अब नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। यह गंभीरता है। जब एक आम परिवार का, किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा संघर्ष करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो उसके मन में हमेशा दर्द होता है। मैंने कहा
कितने शिक्षा संस्थान हैं जो खाली पड़े हुए हैं, कितने ऐसे संस्थान हैं जो खाली पड़े हुए हैं। कहा 600 के करीब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, लेकिन नियुक्तियां करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं भरा, फाइनेंस से अप्रूवल नहीं ली। मैंने कहा इन संस्थानों को खोलने का फायदा क्या है। मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, इन संस्थानों को खोल के फायदा क्या है। मैं यहां नोटिफिकेशन कर जाऊं कि यहां पीएससी रहेगी, नोटिफिकेशन आ गई, डॉक्टर 5 साल तक ना आए तो उस नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं। मैंने स्कूल +2 कर दूं और +2 का टीचर ना आए, कोई फायदा नहीं होता। हमने उस झूठे संस्थानों को जिनकी नोटिफिकेशन की थी, आम जनता के हित में हमने कहा कि इसे हम दोबारा से सूचित करेंगे। और अधिकारियों से मैंने ये पूछा, सभी विभागों की खाली पोस्टें लाइए। तकरीबन 40,000 पोस्टें हमारी सरकारी विभागों में खाली है। जो सरकार चलाने के कामकाज की पोस्टें भी खाली है। मैंने बोला कुछ सालों में तो ये हमारा सरकार की कामकाज का जो नौकरी देने का है वो भी टूट जाएगा। 1 साल के अंदर हमने 22,000 पोस्टों को स्वीकृत किया, जिसके के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं जनता की अदालत में अपने 15 महीने का हिसाब देने आया हूं। आईपीएच में, हर एक आईपीएच में पानी की योजनाओं को चलाने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमने फीटर, इलेक्ट्रीशियंस, पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर चलाने के लिए 10,000 पोस्टों की स्वीकृति की है। और यहां के सब डिवीजन में भी धर्मानी जी को पता है 150 पोस्टें हमने इनको दी हैं। जंगलों में आग लग रही है। एक गार्ड है जिसको 15 किलोमीटर का एरिया दिया गया है। मैंने कहा जंगलों की ऐसे सुरक्षा नहीं होगी। 261 पोस्टें वन मित्र की हमने स्वीकृत करवाई है। स्कूल खाली है। हमने 6500 पोस्टें बैच वाइज नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बैच वाइज को 250 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने की तैयारी है। 250 पोस्टों की लेक्चरर, टीजीटी, संस्कृत की पोस्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है। जेबीटी की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सबको रोजगार मिलने के अवसर मिल रहे हैं। 1231 पुलिस के कांस्टेबलों की भर्ती की हमने स्वीकृति दे दी है, जिसमें 30% महिलाओं को पुलिस की भर्ती में आरक्षण होगा। 984 पोस्टें पटवारी की भरने की हमने स्वीकृति दी। क्यों? हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, यह तब स्थिति पैदा हुई। हमारे लोग इंतकाल करवाने के लिए पटवारी के 10-10 चक्कर काटते थे। मैंने राजस्व कानूनों में बदलाव किया, कहा स्टाफ नहीं है। मैंने पूछा कितने लोगों की जरूरत है, कहा 1000 पटवारी चाहिए हमें। मैंने 984 पोस्टों को स्वीकृत किया, जिसके इंटरव्यू होने जा रहे हैं। और पटवारियों को दिशा निर्देश दिया, किसी किसान का, किसी आम परिवार का इंतकाल में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो हम आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। असर देखिए, 3 महीने में 1000 इंतकाल हुए, जो 10-10 साल से होते नहीं थे। पहले आप पटवारी के पास जाते थे, आजकल पटवारी आपके पीछे आता है। 7,500 तकसीमें को हमने अभी ऑर्डर किए हैं। अभी इसमें और सुधार की जरूरत है, ताकि हमारे आम परिवार, किसान को धक्के ना खाने पड़े। इस दृष्टि से हमने अपनी सरकार का कार्य किया। कई प्रकार की अड़चनें थी हमारे पास, कई प्रकार के राजनीतिक सवाल उठते थे। मैंने कहा कि हम राजनीति में सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आए हैं,
हम सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। कहा 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर लाना होगा तो अगले 2026 में लाना, जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। अगर मैंने राजनीतिक लाभ देखना होता तो मैं उस समय भी ला सकता था। मैंने उस राजनीतिक लाभ को नहीं देखा। मैंने कहा मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पर मेरी माताजी का स्वाभिमान देखिए। आज उसे फैमिली पेंशन मिलती है। वो अभी भी यहां से, बुजुर्गों के यहां एक जेब होती है, उस जेब से अपना छोटा सा बटुआ निकाल के 500 रुपया मुझे आज भी देती है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे 500 रुपए का नहीं, पर 500 रुपए में जो उनका प्यार भरा है, उनका स्वाभिमान है। मैंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हम फैसला करेंगे, और हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और ये एक बात आपको ये भी कहना चाहता हूं, 2003-4 से कई लोग रिटायर थे। एक दो रिटायरमेंट के बाद वृद्ध आश्रम चले गए। 2700 रुपया पेंशन मिलती थी। हमारे इस फैसले से, हमारी सरकार के इस फैसले से 27,000 रुपया और 30,000 और 32,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू हुई। परिवार के लोग भी उनको लेकर घर आ गए, और बुजुर्ग को कोई बोझ नहीं समझा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और विभागों में भी अभी पेंशन देने की सोचेंगे। इसलिए नहीं सोचेंगे कि हमको वोट चाहिए, इसलिए सोचेंगे कि हिमाचल की जनता में 60 साल तक या 58 साल तक जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पर रहता है, उस सरकारी कर्मचारी को, जिसने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी होती है, कुछ ना कुछ बुढ़ापे का सहारे के लिए हर महीने सरकार की तरफ से अशोर्ड इनकम हो। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर 31 मार्च 2024 तक 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। उस समय भी बात अधिकारियों ने यह की कि ये भी 2026 में आपको का लागू करना चाहिए। मैंने कहा कोई 2026 में लागू नहीं करेंगे। और हमने 18 साल से अधिक बेटी की उम्र की बेटी को, बहन को, जब तक उसके शरीर में सांस है, 1500 रुपया देने की घोषणा की। एक मुख्यमंत्री की घोषणा है। 2,37,000 महिलाओं को, जिनको 1,100 रुपया पेंशन मिलती है, 1050 रुपया पेंशन मिलती है, उनके खाते में 1,500 रुपया पेंशन आनी शुरू हो गई है। और जल्दी ही आपके जितने फार्म है, उस सब फार्मों का हमने अनुमोदन कर दिया है। हुआ क्या जयराम ठाकुर जी, वो जो हमारी इस योजना को 3 मार्च 2024 को मैंने लागू की, चुनाव आयोग के पास चले गए। चुनाव आयोग के पास जाकर कहने लगे ये फार्म नहीं भरे जाने चाहिए। वो फार्म भरने से ही डरने लगे। पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। उनके पूरे विधायक के साथ लगते हैं, आपके विधायक लोक जमाल जी, वो सबसे ज्यादा गए। सब बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जब 1,500 रुपए की हमारे को बोलते थे, 1,500 रुपए कब देंगे? जब देने लगे तो वहां चले गए चुनाव आयोग, पैसा रखवा दिया, फॉर्म रखवा दिए। हमने अपील की, अब फॉर्म भरने के लिए चुनाव आयोग ने इजाजत दे दी है। सभी महिलाएं, जोर से ताली बजानी चाहिए महिलाओं को। सभी महिलाएं अपना फॉर्म तहसील वेलफेयर ऑफिस में भर सकती है या किसी से भी भरवा सकती है। और क्या कह रहे हैं आज चुनाव आयोग पर दबाव क्या डाल रहे हैं? अप्रैल की 1,500 नहीं पढ़ने देनी और मई की 1,500 नहीं पढ़ने देनी। 2 जून को पढ़ जाए कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। हम इस चीज के लिए नहीं है। मैं अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर इस मंच से कह रहा हूं, चुनाव आयोग हमारे महिलाओं की सम्मान निधि अप्रैल मई की 1,500 रुपए रुकवा सकता है, लेकिन जून में उन्हें 3,000 रुपया एरियर के साथ मिलेगा। यह एक मुख्यमंत्री का वादा है
और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें चुनाव योग हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऑनगोइंग स्कीम है जिसे कैबिनेट ने अप्रूवल दी और 800 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान किया है। ये उन 2200 करोड़ रुपए में से है जिस 2200 करोड़ को हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आपके लिए रखा। उस 2200 करोड़ में से जिस प्रदेश का खजाना खाली था, जयराम जी 5 साल खराटे मारकर सोए रहे और आप जनता का पैसा, हिमाचल के खजाने का पैसा लुटाते रहे, लूटते रहे। अगर ऐसे शासन करना होता तो कोई भी ऐसे शासन करता था, एक ऐसी व्यवस्था चली हुई, उस व्यवस्था के हिसाब से चलता। इसीलिए मैंने, आपने मेरी कई बातें सुनी होगी, आज इस मंच से भी कहता हूं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां किसान के हाथ में भी पैसा आए, गरीब के हाथ में भी पैसा आए। क्या कभी कोई सोच सकता था कि दूध का भी समर्थन मूल्य अधिक हिमाचल प्रदेश सरकार देगी? हमने हिंदुस्तान का पहला राज्य बने, बड़े बड़े किसान आंदोलन करते रहे दिल्ली में, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ऐसे राज्य बनी जहां गाय का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का 55 रुपए प्रति लीटर फिक्स किया है। हिमाचल सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जहां यूरिया का प्रयोग ना कर अगर आप गोबर आधारित खेती करेंगे तो 40 रुपए किलो गेहूं और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। क्यों? ताकि गांव के लोगों के पास पैसा आए। 90% हम लोग गांव के लोग हैं। 60 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी को हमने बढ़ा दिया, सीधी 60 रुपए किया। अधिकारी कहते हैं ये तो बहुत बोझ पड़ेगा। मैंने कहा हमने जो 2200 करोड़ रुपया जो हमारी मेहनत से, एक साल में हमारी सरकार की मेहनत से है, इसको बांटना है। नहीं, हमको एक कर्जे की किस्तें देनी है। मैंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तभी याद आया, पहले क्यों नहीं आपने ये चोर दरवाजे बंद किए थे? और मैंने उसको बांटना शुरू किया। 60 रुपया 1 अप्रैल 2024 से मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपया हो गई है। चुनाव योग अड़चने अड़ा रहा है, वो भी ये के साथ मिलेगी। आपका पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, आपका पैसा है। हम तो उस पैसे को सही ढंग से सही आदमी के पास पहुंचाना चाहते। ये तो अभी शुरुआत है 15 महीने की। क्या कोई सोच सकता था घर में बुजुर्ग 70 साल का बैठा हुआ हो, अगर उसका बेटा रोजगार भी हो, कहीं भी हो, फिर भी बाप अपने बेटे से हिचकिचाता है कि मैं कुछ पैसे उससे मांगू। उसके कुछ बीमारी हो जाए तो हम पेन किलर खा लेते हैं, दर्द दूर हो जाता, बीमारी दूर नहीं होती, बीमारी बढ़ जाती है। और ऐसी ही बढ़ती है कि हर किसान को अपनी जमीन रहन रखनी होती है, हर आम परिवार को सोसाइटी से कर्जा लेना होता है। और जब सोसाइटी से वो कर्जा लेता है तो पता लगता है कि हॉस्पिटल में गए तो वहां 5 लाख का बिल बन गया, 10 लाख का बिल बन गया, 15 लाख का बिल बन गया। और आजकल के जमाने में तो ऐसे समाज है, थोड़ी बहुत मदद करते हैं, थोड़ी बहुत से ज्यादा मदद करने की सोचते नहीं, फिर सारा घर भी रहन रखना पड़ता, बिक जाते हैं कईयों के बीमारी के पीछे घर। हमने कहा 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी बीमारी का 25 लाख रुपए तक का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार लाएगी, ये दूसरे बजट में। अनाथ बच्चों को हमने सहारा दिया। 4000 अनाथ बच्चे हैं, मां को खो चुके हैं, बाप को खो चुके हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी भी कोई सुध लेगा। मैं तो बेटियों के अनाथ आश्रम में गया, उनके हॉस्टल को देखा, उनके खाने के उसको देखा, नीचे फील्ड में जाकर देखा। और मैंने कहा कि इन बच्चों का कसूर क्या है? इनके मां बाप खो गए हैं, ये पढ़ना चाहते हैं। 18 साल के बाद पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं था। हमने कहा 18 साल के बाद जिस तरह हम अपने बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम करते हैं, जैसे कि
अपने बच्चे को हम कोचिंग देते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन गए, वैसी कोचिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार कराएगी, चाहे 1.5 से 2 लाख कोचिंग फीस क्यों ना लग जाए। फिर जब वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या आर्ट्स में भी करेगा या ITI भी करेगा, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च, हॉस्टल का खर्च भी देगी और 4,000 रुपया महीने का पॉकेट मनी देगी। ये सब 27 साल तक। अगर उसने शादी करनी है 2 लाख रुपया सरकार देगी, 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए सरकार देगी। आज इस योजना से, जब ये योजना धरातल पर अक्टूबर में पहुंची, मुझे बहुत खुशी हुई। आज इस योजना से 4,000 हिमाचल के मां बाप जो बच्चे अपने खो चुके हैं, सरकार ही माता, सरकार ही पिता के दायित्व को निभाते हुए 4,000 बच्चे इसके लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं हमारी है। कभी किसी ने सोचा विधवा बहनों को, इस दूसरे बजट में विधवा बहनों के जितने भी बच्चे हैं उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं आपके लिए लाए। और लाए क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, हमने ये चीजें देखी है। धर्मानी जी जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि ना इनके परिवार से कोई राजनीति में था, ना मेरे परिवार से राजनीति में था। ईमानदारी से आप लोगों का काम कर रहे हैं। थोड़ी भी हमारी नियत में गंदगी होगी तो ये 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आपको ज्यादा नहीं मिलता। ये किसी ने मांग थोड़ी की हमसे। कोई विधवा वाला मेरे पास नहीं आई कि मेरे को मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप योजना लाइए। आती जरूर थी कि कुछ पैसे दीजिए, मेरे बेटे ने पढ़ना है, मेरी बेटी ने पढ़ना है। अनाथ बच्चे नहीं आए, वृद्ध नहीं आए, लेकिन हमारा महसूस किया हुआ ये अपनापन है जब हम गांव में रहते हैं, एक आम परिवार में रहते हैं। अधिकारी परेशान हो गए कि ये किस प्रकार की योजनाएं आ रही है, इतना धन लुटा रहे हैं। अभी चुनाव को 5 साल पड़े हैं। मैंने कहा मैं धन लुटा नहीं रहा, मैंने जो धन भ्रष्टाचार से रोका उस धन को बांट रहा हूं। आपकी संपदा को लूटा जा रहा है। बड़े बड़े खनन माफिया हो गए। कोई शुक्र खड्ड में क्रशर लगाया हुआ पूरी खड्डी खा गए हुए, कोई पुंग खड्ड में लगाया हुआ पूरी पुंग खड्डी सूख गई हुई, पत्थर ही नहीं नजर आते थे। छोटे होते थे तो हम देखते थे बड़े बड़े पत्थर है, दरिया में पत्थर डाल के आगे पार करते थे। होता था ना जब कभी पानी हो तो बड़ा बड़ा पत्थर रख लेते थे, फिर एक पैर रखना तो उससे आगे जो है ना, होता था ऐसा। आजकल पत्थर ही नहीं नजर आते और बड़े दानवीर बने हुए हैं। चुनावों से पहले खूब पैसा बांट देते हैं, 50 लाख 1 करोड़, फिर सत्ता में आकर क्या करते हैं? सत्ता में आकर सत्ता के दबाव में धन ज्यादा कमाने की सोचते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, भू माफिया और खनन माफिया को सबक सिखाने के लिए मैंने जब खनन माफिया पर नकेल डाली, मैंने क्रशर बंद कर दिया। इतना दबाव था, मैंने कहा इस प्रदेश में आपदा आई, खनन भी उसका एक कारण है। और आपदा के समय कोई केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की। बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं यहां के सांसद भी। पूछिए क्या मदद की आपने? गुजरात में, उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिया। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई। हर जगह तबाही का ऐसा मंजर था कि पक्के से पक्के घर पानी में बह गए। कई लोग तो सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे, कई लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाए। इस आपदा में 551 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोई सहानुभूति का पत्थर तक भी नहीं आया। हमने लोगों से अपील की, आपदा राहत कोष बनाया, और खुशी देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश से, चाहे पेंशनर थे, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे किसान थे, चाहे माताएं थी, बहनें थी, छोटे छोटे बच्चे गुल्लक लेकर आपदा राहत कोष में दे रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी वाली कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दे रहे थे। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। हिमाचल प्रदेश में एक पक्का घर बड़ी मुश्किल से बनता है। पाई पाई जोड़कर मेहनत करके एक पक्का घर बनता है, पूरे उम्र की कमाई पक्के घर में लग जाती है। कुछ ही पल में पानी उसको बहाकर ले जाए, उस घर पर क्या बीतती होगी, ये दर्द हम जानते थे। अधिकारी कहते थे सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा। हमने कहा 1.5 लाख नहीं मिलेगा,
मुझसे आपदा प्रभावित परिवार गले लगकर मिलते थे। ये मांग नहीं की उन्होंने कि हमको 7 लाख रुपए मिलना चाहिए। मैंने उनके दर्द को समझा। कहा नियम बदलने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा, अभी विधानसभा सेशन नहीं है। मैंने कहा अध्यादेश लाइए, हम 1.5 लाख से उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते। हमने नियम बदल दिया, हमने कानून बदल दिया, और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने कहा हम 1.5 लाख नहीं, हम अपने परिवारों को 7 लाख रुपए देंगे। हमने 7 लाख रुपए। ये कोई मांग नहीं हो रही है, 15 महीने में मेरे द्वारा, हमारे द्वारा अनुभव किया हुआ कार्य है जो मैं आज आपके बीच में उतारूं। हमें क्या पता था कि हमारी 14-15 महीने की सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। जयराम ठाकुर जी उस षड्यंत्र के मुखिया वो क्या बोलते मुख्य सूत्रधार थे। सरगना तो हो रहे हैं ना, मुख्य सूत्रधार थे। अब 15 महीने पुरानी सरकार जिसने आपके लिए ये योजनाएं लाई, अब सूत्रधार जी को बड़ा लगा। राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा के चुनाव में 6 और मैं पहली बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमीरपुर उन्ना बिलासपुर निचले क्षेत्र से बना, पहली बार बना। 75 साल में पहली बार बना। 40 साल बाद कांग्रेस की राजनीति में भी परिवर्तन आया। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के 3, उन्ना के 2, कांगड़ा का 1, वो बिक गए। सांझों को ही पता लगना, शाम को हमारे साथ खाना खा रहे, सुबह को नाश्ता कर रहे, फ्रेश जूस भी पी रहे। मैंने बोला तो ठीक है, इन जो शक था, पर मैंने फ्रेश जूस पीने लग गए होता है, साढ़े कंधे चल गए। पर क्या पता था मिंजो 27 तारीख जो वोट हुआ, वोट जब मोर लाई, 1 ठप्पा 2 ठप्पा, ये 7 वाला बड़सर विधानसभा क्षेत्र का इंद्रदत्त बिके, इनका नाम मैंने चेंज कर दिया, नामकरण कर दिया। आज इनका नाम लिखा इंद्रदत्त बिके। सवेरे मैं फोन किया, और फोन करने के बाद ब्रेकफास्ट में किया, फ्रेश जूस भी पिया इन्होंने। मैं जा रहा हूं पहला वोट डालना, सब पर नजर रखूंगा, और पहला ही वोट इन्हें खराब करी था अपना खरा। और उसके बाद वोट डालने चला खरा करता। फिर मैंने बोला इनसे बात करो। बात कहां करनी, उस समय तो विधायक थे। सीधे इतनी स्पीड में गाड़ी गई, और हरियाणा सरकार की वहां होटल हॉलीडे इन है, उसमें जाके रुकी। मैंने बोला इतनी स्पीड में क्यों गए? वो पैसे लेने दूजी किस्त कहते राती दी, शायद दूजी किस्त लेने तेजी से पुजी गए। ताली कोई पुलिस नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, इन्हों की गाड़ियां गई है। मेरे को सोलन पुलिस का फोन आया कि बड़ी तेजी में जा रहे हैं। मतलब जाने दो भाई, अब तो बोर्ड के खिलाफ डाल दिया। हमारे को क्या पता था कि षड्यंत्र कोई बड़ा है। राज्यसभा का षड्यंत्र नहीं था ये आप लोगों की, आम आदमी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र था। अगले दिन जब मुझे पता लगा, 2 हेलीकॉप्टर, मतलब इतने धनवान हो गए, 6 के 6 बिके हुए हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। 1 हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर के बाद सीआरपीएफ के गन, और बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष बिंदल जिनको लेकर आ रहे हैं। मैं समझ गया। मैंने बोला कोई दाल में काला है। धर्मांजन जी को बोला, मैंने बोला इनसे बात तो करो कि वोट तो डालो, बजट पास होना है। अगर बजट नहीं पास होता तो सरकार गिर जाती है। धर्मांजन जी ने भी बात की। बोलते हो तो बोल रहे हमारे को कि ले लो अभी। क्या बोल रहे कि अभी ले लो, मोटा पैसा मिल रहा है, फिर पता नहीं विधायक बनना कि नहीं बनना, पैसा करेंगे, बुढ़ापे से ही कमाना। ये बातें कर रहे हो। हमारे और लोगों को बोलने लगे हुए, बोलो पहली किस्त मिलेगी, दूजी भी मिली जानी है, रहने दी, पहली इतनी दिलाई देंगे। ऐसी बातें कर रहे थे।
मैं बजट की तैयारी कर रहा था, टीवी में चल पड़ा मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद मैंने देखा, मैं टीवी पर आया, मैंने इन लोगों को बोला कि आप बातचीत जारी करिए। मैंने कहा, आप बताइए हमने क्या 15 महीने में गलत किया। हमने आम लोगों के लिए योजनाएं लाई और हम संघर्ष करके ईमानदारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया। पार्टी में मेरा भी बहुत विरोध था, धर्मानी जी का भी बहुत विरोध था, लेकिन कभी पार्टी से धोखा नहीं किया, गद्दारी नहीं की और ना कभी बिके। और मैंने कहा, हम एक योद्धा है, संघर्ष की तपती आग से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, एक योद्धा हूं, योद्धा की तरह लड़ाई लड़ूंगा। और हमारा बजट पास हुआ। षड्यंत्र इतना बड़ा कि 29 तारीख को जयराम पूरे एमएलए को लेकर गवर्नर साहब के पास चले गए। मेरे को रिपोर्ट आई सुबह, अभी 6:45 की बात है कि गवर्नर साहब से टाइम मांगा। मैं भी पैदल ही घूमने चली गया। मैं दिख ही लेंदे, मैं उस दिन घूमने भी गया, अकेला ही चला गया। आया और हमारे स्पीकर साहब ने एक फैसला ऐतिहासिक सुनाया। 6 लोग बजट में नहीं थे, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो अध्यक्ष ने फैसला किया वो सर्वोच्च है, बिल्कुल ठीक है। कहने जयराम जी ने अपना कोट पैंट दर्जे जो बोल लिया कि सिलाई के रखना, किसी भी समय गवर्नर से टेलीफोन आना और मैंने शपथ ले लेनी। शायद कोट पैंट सिला ही रह गया। कहा, इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमारी उसी सरकार को जनता के आशीर्वाद से, हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से भगवान ने बचाया, जो हम आज आपके बीच में। फिर देखिए, 1 महीना तक ये 6 और 3 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार जो गिराने का अमली जामा पहनाते रहे। हिमाचल में आए नहीं, अपने परिवार के लोगों से भी नहीं आए। कुछ परिवार के लोग तो मेरे पास दिन में आकर खाना खाते थे, हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी वापिस आ जाएंगे। मैं भी बड़ा खुश हो जाता था कि रास्ते में आ गए, पर नहीं, उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी का सामान से भरा अटैची था, उसका दबाव इतना था कि परिवार के लोगों से बात करने में भी घबराहट हो रही थी। 1 महीना कभी पंचकुला गए, कभी हरिद्वार गंगा में, कभी ऋषिकेश में, कभी वो ललित होटल में। गंगा मैया ने बोला, भाई तुम अब कम ही ना हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी मैले हो जाएंगे और अच्छे लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए। और आप देखिए, 1 महीना तक हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे। मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार तो पूरे 5 साल चलेगी, 3.5 साल और चलेगी। हमने 2 विधायकों को भी एमपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, विनोद सुल्तानपुरी जी को शिमला से और विक्रमादित्य को मंडी से। और 5 साल बाद आप फैसला करेंगे, अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो आप हमको दोबारा ला सकते हैं, नहीं अच्छे काम किए होंगे तो नहीं लाएंगे, जो हिमाचल की जनता जागरूक करती आई है। लेकिन हमें 5 साल तो काम करने दीजिए। तुम जनता के वोट से तो सत्ता हथिया नहीं सके, नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को गिराना चाहते हो। ये कहां की राजनीति है? आज आपके पास मैं इसलिए आया हूं, हमारे पास धन बल नहीं है, लेकिन 15 महीने में हमने आम आदमी के लिए योजनाएं लाई है, आपके दर्द को पहचाना है, आपकी पीड़ा को बांटा है। अगर इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या होती रही और पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हत्याते रहे तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहेंगे, आपकी वोट के कोई मायने नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, 1 जून को जब आप वोट डालने जाए
तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, जनबल होता है। आप लोग 1 जून को हिमाचल की जनता और 12वीं विधानसभा की जनता, पूरे हिमाचल की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं 1 जून को हमारी कुर्सी के लिए नहीं है खतरा। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो कम से कम मन में यह सोचकर जाइए कि आपके वोट को खरीदने की हिम्मत कोई दूसरी पार्टी भविष्य में ना कर सके। आपके वोट से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आप ही की ताकत है। तो 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो जिन लोगों ने हमारी राज्यसभा की 1 सीट पैसे के दम पर चुराई है, उसको सबक सिखाने का वक्त है। आप सबक सिखाएंगे? जोर से हाथ खड़ा करके करिए। पक्का सिखाएंगे? क्योंकि आपने वोट को बिकने नहीं देना है। विधायक बिक गया, उसको सबक सिखाना है। और जिस पार्टी ने विधायक को खरीदा, जनता की भावनाओं का सौदा किया, उस भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो इस बार हमने यहां से एक ऐसा किसान का बेटा, एक आम परिवार का बेटा, पूर्व सैनिक का बेटा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव में लड़ाया है। पूर्व विधायक है, ठीक कहता ये कि कुछ बिना कुछ किए कोई तो सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। और आम किसान, आम गांव के वीर ऐसी भर्ती प्रक्रिया लाई कि अग्निवीर बनाकर रख दिए। हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो सेना में भर्ती होने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो पूर्व सैनिक होकर उनका दर्जा मिलता है। लेकिन ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने नीति लाई कि 4 साल बाद जब उसकी शादी की उम्र होगी तो लड़की भी देने से मुकर जाएंगे कि रिटायर होके आगे ना पेंशन ना कुछ। अग्निवीर योजना को हमारी सरकार केंद्र में, जो कि अभी पता लग रहा है कांटे की टक्कर केंद्र में है, हम अग्निवीर योजना को केंद्र में हमारी सरकार बनती है, उसको हम खत्म कर देंगे। और एक वीर सैनिक का बेटा ही उसको खत्म कर सकता है। तो मैं आपसे चाहूंगा इस बार के लोकसभा चुनाव में आप हाथ के निशान पर और सतपाल रायजादा जी को अधिक से अधिक वोट देकर सबल बनाएंगे। तो सबल बनाएंगे? जोर से बोलो जरा, ताली बजा के। और अंत में, गर्मी बहुत हुई है, लास्ट में 2 मिनट बोलना। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। लोकतंत्र की ताकत जनता का बल है। तो जनबल आप बोलो हाथ खड़ा करके, जनबल। पीछे से नहीं बोल रहे। जनबल, धनबल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।